हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुमार क्लासेस। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले उसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले के वीडियो में हम कवर करके आ चुके हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है और बैलेंसिंग क्या होती है। लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ रखे हैं। चाहे वो सीबीएसई में आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, किसी भी ईयर में इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा और एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन है ही है। तो हमें इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। मैं आपको बहुत ईजीएस्ट वे में आपको समझा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसे हम क्या करते हैं, ब्रॉडली तीन टाइप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बेस पे हम क्या करते हैं, उन्हें क्लासिफाई करते हैं। दूसरा है वहां पे रीअरेंजमेंट के बेस पे। तीसरा है वहां पे इफेक्ट के बेस पे। सबसे पहला अगर हम देखें एनर्जी के बेस पे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, तो हमें दो टाइप की रिएक्शन वहां पे पढ़नी होती है। पहली जो होती है वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरी होती है वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दो को हमें एनर्जी के अंदर पढ़ना है। अगर हम नेक्स्ट पे आए हैं रीअरेंजमेंट के बेस पे, तो वहां पे पहला जो हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हम पढ़ेंगे वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा हम वहां पे पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा हम वहां पे पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वहीं अगर हम आए किसके ऊपर, इफेक्ट के ऊपर, तो वहां पे हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, साथ के साथ हम वहाँ पे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हम उसके अंदर पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन। जनरली क्या होता है कि जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होती है वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ ही होते हैं। तो जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे तो हमारा वहाँ पे रिडॉक्स वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बेसिस मैंने आपको बताया था कि हम उसे दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरी होती है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट क्या हो, इवॉल्व हो, मतलब हीट क्या हो, बाहर निकले। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें यहां पर हीट क्या होती है, इवॉल्व। हीट यहां पर क्या होती है, इवॉल्व। यहां पे हीट क्या होने वाली है, बाहर निकलने वाली है। इस पे बेस्ड आप अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी पे एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और साथ के साथ भी हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, आपको उसे डिफाइन करना है और वहां पे इसका एग्जाम्पल देना है। जब भी अभी आपसे किसी भी चीज़ की डिफाइन पूछी जाए, आपको वहां पे क्या करना है, डिफाइन के साथ साथ आप वहां पे एग्जाम्पल भी दे के आए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, जो भी आपकी कॉपी को चेक करेगा। तो आपको क्या करना है, डिफाइन भी लिखने, साथ में वहां पे क्या देना है, एग्जाम्पल भी दे के आना है। ठीक है, तो एक हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, हमारे पास क्या होता है, कोयला, कार्बन। कोयला क्या होता है, वो कार्बन से बना हुआ है और कार्बन का सिंबल क्या होता है, कार्बन का सिंबल होता है ये। और वो किस फॉर्म में होता है, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे ही अगर हम कार्बन सॉलिड में वो अगर किससे उसे बर्न करते हैं, तो बर्न किसकी प्रेजेंस में होगा, वो O2 गैस की प्रेजेंस में होगा। तो गैस की प्रेजेंस में, जैसे वो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में क्या होगा, उसकी बर्निंग क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो वो वहां पे क्या करता है, वो वहां पे रिलीज करता है CO2 गैस। बस वो इतना ही नहीं करता, जब कार्बन को जलाते हैं तो वहां पे गर्माहट आती है, वहां पे हीट रिलीज होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हीट। अब इसका मतलब एरो के इस साइड पे लिखा है तो इसका मतलब हीट यहां से बाहर जा रही है। ठीक है, अगर मैं हीट लिख दूं या फिर सिंपली मैं क्या लिख दूं, यहां पर एनर्जी लिख दूं, या फिर अगर मैं सिंपली यहां पर क्या लिख दूं, हीट एनर्जी लिख दूं, तीनों का मतलब क्या होने वाला है, सेम। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन प्लस O2 ये क्या देने वाला है, CO2। रिएक्शन हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एक और बात, आपको जो भी रिएक्शन आएगी उसे बैलेंस्ड करके ही आंसर करना है। बिना बैलेंस करके आंसर करके आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, इतना कर लिया। एक क्वेश्चन डाउट में ये आ सकता है कि सर, जो हमारे पास कोयला है उसे जलाने के लिए पहले हमें तो खुद उसको जलाना पड़ता है, खुद माचिस से लेके आते हैं, खुद हम उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं। दरअसल होता क्या है कि जब हम उस कोयले को पहले जो हम हीट देते हैं या पहले जो हम उसको जलाते हैं, या उसको हम इनिशिएशन, उसको बोलते हैं इनिशिएशन, जब हमने इस प्रोसेस को स्टार्ट करवा दिया उसके बाद तो उसे कंटिन्यूस हीट तो हम देते नहीं है, वो अपने आप क्या होता रहता है, जलता रहता है, अपने आप वो क्या होता है, हीट रिलीज करता रहता है। इसी वजह से हम उसे किस में काउंट करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब बाहर, एग्जिट मार रहा है। ठीक है, इस पे बेस्ड यहाँ पे एक सीबीएसई में एक क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे पूछा गया है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। ठीक है, ये एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और साथ के साथ ये सीबीएसई में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन को हम क्या करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं।
देखो, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, चलो पहले ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स को अगर अलाइव रहना है, जिंदा रहना है, तो उनको क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है, हमको खाना चाहिए होता है। खाने को हम क्या करते हैं? हम उसको इनटेक करते हैं, उससे हम इससे च्यूइंग करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? च्यूई करके उसे छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। तो वो क्या होता है? हमारे बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने के साथ साथ हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन भी करते हैं, हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, CO2 को हम क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी सेल के पास जाता है, और वो जो बॉडी सेल के पास जो ऑक्सीजन गया वो क्या करता है कि वो उट फूड स्टफ से, जो हम फूड हमने इनटेक किया है, वो उससे क्या करता है? रिएक्शन करना स्टार्ट करता है। और जैसे ही वो उससे रिएक्शन करना स्टार्ट करता है, वहाँ पर वो क्या रिलीज करता है? हीट। और हीट का रिलीज होना, वो जो वहाँ से एनर्जी को रिलीज करता है, एक्चुअली वहाँ से वो क्या रिलीज करता है? एनर्जी। तो वहाँ से जो एनर्जी को रिलीज करता है, तो इस वजह से हम उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपने बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब इसको आपको ऐसे ही स्टेटमेंट लिख के नहीं आनी है। स्टेटमेंट लिख के आओगे प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे हमें इक्वेशन भी लिख के आनी है। अब इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? जैसे कि जो हमारे पास फूड है वो हमें मिलेगा किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। वो होगा C6H12O6। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है। ठीक है, ये किससे रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट किससे करेगा? ऑक्सीजन गैस से। ठीक है, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा। जैसे ही वो रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे वो क्या बना लेगा? CO2, और साथ में वो वहाँ से क्या रिलीज करेगा? H2O। ठीक है, CO2 रिलीज करेगा, H2 वहाँ पे क्या होगा? फॉर्म होगा। और साथ के साथ वहाँ पे वो क्या रिलीज करता है? एनर्जी। क्या रिलीज करता है? एनर्जी। तो ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है हमारे पास रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन के दौरान इस टाइप का केमिकल रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म होती है, और हीट रिलीज हो रही है, इसलिए किसमें काउंट हो रहा है? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर ये है कि रिएक्शन अभी हमारे पास बैलेंस नहीं है। अब क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? 6। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1। ये रिएक्शन बड़ी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ 6 लगा दो, यहाँ 6 लगा दो, और यहाँ 6 लगा दो। रिएक्शन हमारे पास क्या हो चुकी है? बैलेंस्ड। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं? हम बी पार्ट पे चलते हैं, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर हीट क्या हो? एब्जॉर्ब्ड हो। हीट वहां पे क्या हो? एब्जॉर्ब्ड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पे होने क्या वाला है? यहां पे होने वाला है हीट एब्जॉर्ब। हीट यहां पे क्या होगी? एब्जॉर्ब्ड होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि यहां पे इसका एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जाम्पल में हमारे पास है नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस है, ये किससे कंबाइन हो रही है? O2 गैस के साथ, और ये यहाँ पे कोई ना कोई क्या बनाने वाली है? प्रोडक्ट बनाएगी। अब रिएक्शन में तो प्रोडक्ट बनाएगी, लेकिन ये इतनी इजीली कंबाइन नहीं होते, इनको चाहिए होता है हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है? कि हम इसे क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। तो इसका यहाँ पर क्या दे रहे हैं हम इसको? हाई टेम्परेचर। तो अगर आप यहाँ लिखो, या फिर आप प्लस में यहां पर भी लिख सकते हैं हीट। ठीक है, तो हम इसे क्या दे रहे हैं? हीट इसको दे रहे हैं, इनको आपस में रिएक्ट कराने के लिए दे रहे हैं। ये इस हीट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, तभी तो हमारे पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट। और यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है? NO। इसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मोनो क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही ऑक्सीजन है। अब ये मेरे पास भी किस फॉर्म में होगा? गैस फॉर्म में। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। दो है, यहाँ पे एक है। तो रिएक्शन को हम क्या करेंगे? बैलेंस। इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। रिएक्शन अगर आप अनबैलेंस छोड़ के आ गए पेपर में, मार्क्स कट जाएंगे, इसका ध्यान रखना है। और हमें मार्क्स नहीं छोड़ने, हमें मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, और वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो भी हमारे पास क्या होती है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं, एग्जांपल एक और ले रहे हैं, वो हमारे पास एक और एग्जांपल क्या है? फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो फोटोसिंथेसिस होने के लिए यहाँ पे 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो 4 चीज़ें क्या है? पहला वाटर चाहिए होगा, दूसरा वहाँ पे क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, तीसरा वहाँ पे क्या चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए होती है, और वो तो मिल ही जाती है, और चौथा वो हमें वहाँ पे क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है ये प्लांट का ग्रीन पिगमेंट होता है, जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये सारी चीज़ें वैसे हमें डिटेल में पढ़नी है लाइफ प्रोसेस के अंदर, बट अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये किससे कंबाइन होती है? H2O से कंबाइन होती है। H2O क्या है? पानी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस, ठीक है। ये ऐसे ही कंबाइन नहीं होती, इसको चाहिए क्या होती है? सनलाइट चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है इसको? सनलाइट। सनलाइट है। सनलाइट क्या है? सनलाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है ये? एनर्जी। और ये एनर्जी किसको मिल रही है? इनको मिल रही है। अब ये एक और चीज चाहिए होती है, वो क्या होती है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल को ये लेंगे, एनर्जी इनको मिल रही है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और यहां बना लेते हैं C6H12O6। ये हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज। और साथ में एक और चीज बनाते हैं और वो हमारे पास क्या होती है? O2 होता है, और वो क्या होता है? ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो क्लियरली 6 कार्बन है, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इस रिएक्शन में कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे 6 लगाओ, यहाँ पे 6 लगाओ और यहाँ पे भी 6 लगाओ, रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड। हमने ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी पे एक्सोथर्मी देख लिया, एंडोथर्मी देख लिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फ्री अरेंजमेंट। मैंने आपको बताया था कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ री अरेंजमेंट पे उसे क्लासिफाई किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें हमारे पास क्या हो? 2 चीजें हो, उन 2 चीजों को हम आपस में क्या करने वाले हैं? मिलाने वाले हैं, और जैसे ही वो मिलेंगे तो हमें क्या मिले? सिर्फ एक चीज मिले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली हो क्या रहा है? हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा चीजें हैं, उन्हें आपस में मिलाया और हमें वहां पे सिर्फ क्या मिला? एक चीज मिली, एक ही चीज मिल रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो और हमें एक सिंगल सब्सटेंस ही फॉर्म हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मैग्नीशियम रिबन का। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या होता है? Mg। उससे हम किससे कंबाइन कर रहे हैं? O2 से। तो वो हमारे पास क्या बना लेता है? MgO। यहां पर हमारे पास हो क्या रहा है? 2 चीजें आपस में कंबाइंड होके हमें क्या दे रही है? एक सिंगल चीज दे रही है। तो इसको हम किस में काउंट करते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। कितने ऑक्सीजन है? 2, तो यहाँ पे लगा देंगे 2 और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 2। तो रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड। ऐसे ही हमारे पास इसके कुछ और भी एग्जांपल हैं। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। कार्बन को अगर आप रिएक्ट करवाओगे O2 के साथ तो क्या बना लेता है? वो बना लेता है CO2। ये रिएक्शन हमारे पास क्या है? ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। ऐसी अगर हम एक और एग्जांपल लें तो हमारे पास होता है H2 प्लस में O2, वो हमें यहाँ पे क्या देता है? H2O। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, ये 2 2 जब 4 हो गए, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2। अब रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड हो जाएगी। अगर बैलेंसिंग नहीं आती है तो पिछली वाली वीडियो में जाके आप उसे एक बार देख लेना। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने बेसिक चीज़ें देख ली कि 2 चीज़ों को आपस में कंबाइन करके सिंगल चीज फॉर्म होती है। अब इसी पे बेस्ड जो है CBSE ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पे नहीं, मतलब इसी पे ही, एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट पे, बट वो दूसरा एक एग्जाम्पल है और उसको हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन डाल के उसे पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर, ठीक है। तो वो है हमारे पास ये, हमारे पास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि वो मेरे पास है। अगर हमारे पास लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसके कुछ नाम है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। उसका नाम एक होता है एक होता है क्विक लाइम, या फिर हम इसे सिंपली क्या बोलते हैं? लाइम। वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? रिएक्ट विगरसली विद वाटर, पानी के साथ कर रहा है, और वहां पे वो क्या फॉर्म कर रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। देखो ये नाम याद रख लेना, वरना फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, सिम क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। नाम याद होने चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे आप इंटेक्स खोल के देखें, सेम इस ये क्वेश्चन दे रखा है, इस पे बेस क्वेश्चन दे रखा है, सेम क्वेश्चन उठा के सीबीएसई ने 2012 में पूछ लिया है। मुझे तो लगता है इतना प्यार है सीबीएसई को, इसे सेम क्वेश्चन ऐसा ही कुछ ये पूछ लिया उन्होंने नेक्स्ट 2015 में भी, और शायद इस टाइप के और भी क्वेश्चन दे रखे हैं सीबीएसई में पूछे गए हैं। तो ये को एग्जाम्पल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ना नहीं है, इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, जैसे कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। उससे पहले हो क्या रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, हमारे पास चूना, हम शॉप पे जाते हैं जहाँ पे पेंट वगैरह का सामान मिलता है, तो वहाँ से हम चूना लेके आते हैं। चूना लेके आते हैं, हम क्या करते हैं, उस चूने को हम डायरेक्टली ऐसे नहीं अप्लाई कर देते, उससे पहले पानी में डालते हैं। तो हमारे पास जो भी कंटेनर होगा, हमने क्या किया, उसको पानी में डाल दिया। पानी में डालती वो विग्रेसली का मतलब यहाँ पे होता है एनर्जेटिकली, बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के बाद वो वहाँ पे क्या करता है, कंबाइन हो जाता है, और क्या फॉर्म करता है वहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब हमारे पास क्या फॉर्म करता है वहाँ पे, स्लैग्ड लाइम। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे ही हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम पानी को डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हीट भी रिलीज़ होती है। वहाँ पे क्या होता है, हीट भी रिलीज़ होती है। तो इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम ऑक्साइड अगर रिएक्ट करता है वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, हम सिंबॉलिक फॉर्म में, मतलब इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास क्या होता है, CaO। क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं हम लाइम, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम। और इसका एक और नाम हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे बता रहा हूँ आपको ऐसे ही लिख के आना है इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको हम किस में डालते हैं, पानी में। पानी हमारे पास क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में। ये जो सॉलिड और लिक्विड है, ये इसकी फिजिकल स्टेट बताते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं इक्वेशन के बारे में। तो ये हमारे पास क्या है, पानी, वाटर। इसको हमने किया, हम ये अब आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, वो फॉर्म हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बना रही है, तो कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल हो गया। बट साथ के साथ यहाँ पे एक और चीज़ रिलीज होती है, वो क्या होती है, हीट। तो इसका मतलब ये हमारे पास कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल है, तो इसको हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम क्या होता है, स्लैग्ड लाइम। और एक और नाम इसका क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखो, जो आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में नहीं पूछेगा जनरली। वो पूछेगा कि आपसे क्विक लाइम है, क्विक लाइम को पानी से रिएक्ट करवाए, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, और वो पूछेगा आपसे XYZ की फॉर्म में। तो आपको ये नेम जो है ना वो याद होने चाहिए, कंफ्यूज मत हो ना, लाइम और क्विक लाइम, स्लैग लाइम में, इसे याद कर लो, भेजे में घुसा लो। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस पे ना थोड़ा और इलेबोरेट करके इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। हमने क्या किया, हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, उसे हमने पानी के साथ मिलाया, वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ में वहाँ पे हीट क्या हो गई, रिलीज। ठीक है, अब ये जो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो बना है इसको हम क्या करेंगे, वॉल पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चूना बनाया, पानी में मिलाया, तो वॉल पे अप्लाई भी तो करना है। तो जैसे हम क्या करेंगे, उसको वॉल पे अप्लाई करते हैं, तो उस फॉर्म में वो हमारे पास क्या होता है, थोड़ा गीला होता है। ठीक है, तो कोई भी अगर, तो गीला का मतलब कि अगर पानी में सोल्यूशन बनाए तो वो हमारे पास कैसा होगा, एक्वस। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम पानी में सोल्यूशन बनाते हैं तो उसको वो किस में काउंट करते हैं, एक्वस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्वस फॉर्म में होगा, तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, इसको हम क्या करेंगे, वॉल पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। वॉल पे अप्लाई करने के बाद ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो लेयर बनेगी, उस वॉल पे जो लेयर बनेगी, वो लेयर क्या करेगी, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनसे रिएक्ट करना स्टार्ट करेगी।
उसमें भी मेनली किससे करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है। जैसे ही वो उससे रिएक्ट करती है तो वो वहाँ पे बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनते ही वहाँ पे क्या होता है, उसके पास एक शाइनी अपीयरेंस, एक चमकदार सी एक परत बन जाती है और हमें बहुत देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको वैसे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो गीला है, पानी के साथ सोल्यूशन बनाए तो यहाँ पे लिखेंगे एक्वस। एक्वस का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हम पानी में क्या बना रहे हैं सोल्यूशन, तो हमारे पास किस फॉर्म में काउंट होगा, एक्वस में। तो वो क्या करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या कर जाता है, रिएक्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने आपको बताया था ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम हमारे पास क्या होता है, स्लैक्ट लाइम। ठीक है, तो ये रिएक्ट करे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और यहाँ बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारे पास क्या होता है, सॉलिड, और ये हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ पे कैसा होता है, शाइनी, SHINY सॉरी। तो ये यहाँ पे क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस देता है। ठीक है, ये कैसा अपीयरेंस देता है, यहाँ पे शाइनी अपीयरेंस देता है। तो हमारे पास यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है कि आपके पास कोई सब्सटेंस एक्स है, आपने रिएक्शन करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और आपके पास वहाँ पे बना एक शाइनी अपीयरेंस सब्सटेंस बनाए, प्रोडक्ट बनाए, तो आपको बताना है कि एक्स क्या होगा, वो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो शाइनी अपीयरेंस सब्सटेंस क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल को रट लेना अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखो इसमें हमारे पास एक, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट ए है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट बी का सॉल्ट है। ठीक है, एक एलिमेंट बी का सॉल्ट है। तो एलिमेंट ए, इसको मैंने बोला कि ये हमारे पास क्या है, मोर रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये जो एलिमेंट बी है ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। तो होगा क्या, यहाँ पर ये एलिमेंट ए बहुत रिएक्टिव है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं बहुत भारी इंसान है, और ये कैसा है, बहुत हल्का इंसान है। तो भारी इंसान क्या करेगा, इसको या इसकी जगह पे बैठ जाएगा, इसको उठा के पटक देगा। कहने का मतलब क्या है, इसको उठा के बाहर पटक देगा, खुद जाके बैठ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा एलिमेंट ए, एलिमेंट बी तो निकल गया, तो बना लेगा एलिमेंट ए का सॉल्ट, एलिमेंट ए का ये यहाँ पे क्या बना लेगा, सॉल्ट, और यहाँ से कौन निकल गया है, एलिमेंट बी। ठीक है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, या मोर रिएक्टिव एलिमेंट वो डिस्प्लेस को कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि इसमें कई बार एक ऐसे भी लिखा होता है, अगर आपको ऐसे ईजी लगता है तो जैसे कि मेरे पर लिखा हुआ है AB प्लस में C, इस फॉर्म में अगर कोई फॉर्मूला है तो होगा क्या, यहाँ से ये जो C होगा वो इस A को क्या कर देगा, रिप्लेस, और ये यहाँ पे बना लेगा CB, और यहाँ से क्या निकाल देगा, A को बाहर निकाल देगा। ठीक है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे ध्यान रखो कि मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लीस्ट रिएक्टिव है, तो इसकी जिस तरीके से मैंने याद रखा है मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है, जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है CHAPA, चापा ये मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या है, कॉपर, ये हमारे पास है हाइड्रोजन, ये हमारे पास है Ag क्या होता है, Ag होता है सिल्वर, और Pa को इसको मान लेते हैं हम Au, और ये हमारे पास क्या होता है, गोल्ड। इनके अलावा ध्यान सुनना, इनके अलावा जो भी कोई आएगा वो इनसे ज़्यादा क्या होगा, मोर रिएक्टिव, मतलब कि इनसे ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव। कहने का मतलब क्या है,
इनके अलावा कॉपर, हाइड्रोजन AgAu, इनके अलावा अगर कोई दूसरा मेटल है तो वो इनसे क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब कि वो एलिमेंट क्या होगा, इनसे ज़्यादा रिएक्टिव होने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पर एग्जांपल CuSO4, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब ये कॉपर सल्फेट है, ये कैसा होता है, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, ये होता है ब्लू कलर का सोल्यूशन, ठीक है। हमने यहाँ पर डाल दिया जिंक। मैंने देख लिया कि मेरे पास एक इसका सॉल्ट है, यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट है, और ये मेरे पास क्या है, जिंक। क्या जिंक इसके अंदर है, जिंक इसके अंदर नहीं है। यहाँ पर क्या कॉपर इसके अंदर है, कॉपर इसके अंदर है। तो इसका मतलब ये होगा लेस रिएक्टिव, ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव, क्योंकि इनके अलावा जो भी होगा क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे बैठ जाएगा और इसको यहाँ से बाहर फेंक देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4, और यहाँ से किसको उठा के फेंक दिया उसने, कॉपर को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन था। अब ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, कलरलेस। कैसा हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन एग्जाम्पल को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि Mg + CuSO4, क्या चापा में Mg आता है, नहीं। इसका मतलब क्या होगा, Mg जो होगा ज़्यादा रिएक्टिव, खुद जाके बैठ जाएगा, Cu को यहाँ से उठा के पटक देगा, और यहाँ पे क्या बना लेगा, MgSO4, और यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास, कॉपर। CuCl2 प्लस में Pb। अब Pb क्या चापा में है, नहीं, Cu है। तो इसका मतलब Cu के अलावा जो होगा क्या होगा, मोर रिएक्टिव, यहाँ बैठ जाएगा, इसको उठा के यहाँ से बाहर पटक देगा। तो क्या बना लेगा, वो यहाँ बना लेगा PbCl2, और यहाँ से क्या निकाल देगा, कॉपर। Fe प्लस में HCl, क्या हाइड्रोजन चापा में आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब Fe क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव, तो खुद जाके बैठ जाएगा और हाइड्रोजन को यहाँ बोलेगा यहाँ से निकल, और यहाँ से इसको निकाल देगा, और यहाँ पे बना लेगा वो FeCl2, और यहाँ से वो क्या निकाल देगा, H2 गैस, ठीक है। अब देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, Fe तो एक है, Fe एक है, क्लोरीन कितने हैं, दो, और यहाँ पे कितना है, एक। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 से। अब रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, बैलेंस, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ऊपर। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये एक NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास ये है कॉपर सल्फेट, मैं इसको पूरा नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट। अगर हम इस कॉपर सल्फेट में किसको डालते हैं, आयरन को डालते हैं। ये हमारे पास क्या, आयरन। ये कैसा कलर का होता है, ये होता है यहाँ पे ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। तो हमारे पास क्या है, एक बीकर है, उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। हमने ऊपर से क्या डाल दिया, एक आयरन नेल डाल दी। जैसे ही उसमें आयरन नेल डालेंगे, वहाँ पे कलर का क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ पे कलर का चेंज क्वेश्चन यही है, क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि Fe इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसको उठा के बोलेगा निकल, तो यहाँ से इसको बाहर फेंक देगा, खुद जाके बैठ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो सभी में हो रही है, बट आंसर किस तरीके से लिखना है ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो Fe जाके बैठ जाएगा, Cu को यहाँ से निकाल देगा, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, FeSO4, और प्लस में यहाँ पे क्या बना लेगा, Cu। FeSO4 जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, आयरन सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट, और ये होता है ग्रीनिश कलर का, ग्रीनिश कलर का। अब आप बोलेंगे क्या हमें ये सारे कलर याद करने हैं सर, मैं बोलूँगा नहीं। जो क्वेश्चन आपके CBSE में आ रखे हैं, जिन पे आपको NCERT पे क्वेश्चन है, बस आपको उन्हीं के कलर याद करने हैं। कलर तो इनके भी हैं, बट हमें इनको याद नहीं करना। हमें बस अपने आप को वहाँ तक सीमित रखना है जिस पे बेस क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपना स्कोर बढ़ाना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख ली। अब हम क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये वो रिएक्शन होती है जिसमें यहाँ पर आयंस का यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आपके माइंड में ये आएगा कि आयंस क्या होते हैं। दरअसल आयंस अगर हम बात करें तो आयंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास कटायन, और दूसरे होते हैं हमारे पास अनायन। कटायन वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अनायन वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला सोडियम Na+,
Na+ जो है वो हमारे पास क्या होगा, कटायन होगा। अगर मैं बोला Cl- तो वो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अनायन हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का आपस में क्या होता है, इंटरचेंज होता है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है AgNO3 और प्लस में लिखा हुआ है NaCl। तो हमें बताना है कि हमारा रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी। देखो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में कैसी फॉर्म होती है, AB+C, AB, और यहाँ पे तो क्या हो गया, CD हो गया, यहाँ पे 2 हो गए, बट यहाँ पे तो C नहीं है। तो ये कैसी फॉर्म है, ये है हमारे पास AB और प्लस में कैसी फॉर्म है, CD। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरचेंज होगा, आपस में क्या होगा, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज यहाँ पे किस तरीके से होगा, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आप वैसे ट्राई करने की कोशिश करना, क्योंकि यही एक इम्पॉर्टेंट तरीका है, मतलब इम्पॉर्टेंट क्या बोलूँ, एक एक्चुअल मेथड है जिससे हमें इस चीज़ को करना चाहिए, ताकि हमें एक तो ये पता हो कि एलिमेंट कौन से फॉर्म में जाता है, कौन से कटायन में जाता है, कौन से अनायन में, ये हमें याद हो जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है आगे के चैप्टर के लिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ Ag का मैंने आपको बताया था जब वैलेंसी पढ़ाई थी, तो उसे बताया था कि यहाँ पर Ag किस में जाएगा, Ag+, NO3 किस में जाएगा, ये जाएगा NO3-, Na किस में जाएगा, Na जाएगा Na+, और Cl किस में जाएगा, Cl-। इसके अंदर जाते हैं, कुछ नहीं करना, प्लस वाले को माइनस के पास भेज दो तो बना लेगा AgCl। क्या बना लेगा ये यहाँ पर, AgCl। और माइनस वाले को क्या करो, प्लस वाले के पास भेज दो, प्लस वाला माइनस वाले के पास, माइनस वाला प्लस वाले के पास, तो ये यहाँ पे क्या बना लेगा, NaNO3। हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई है, डबल डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुकी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ताकि हमारा डाउट यहाँ पे एक भी ना रहे और हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब ये हमारे पास क्या है, कुछ एग्जाम्पल है, एक करके क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहली बात, जो BA है, ये आपको पता है कि BA किस में जाता है, Ba2+, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। BA किस में जाता है, Ba2+ में। Cl किस में जाता है, Cl- में। Na किस में जाता है, Na+ में। SO4 किस में जाता है, SO4(2) में। अब ध्यान से देखना, प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास, तो Ba जाएगा इसके पास, और माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास। तो हमेशा पहले प्लस वाला लिखेंगे, तो Ba, अब देखो मैं पहले इसका फॉर्मूला बनाना आपको आता है, तो जैसे कि Ba की वैलेंस ये Ba2+ और SO4(2)-, ये 2 इसके पास, 2 इसके पास, ये बना देता है Ba2SO4 2 से 2 क्या हो जाता है, कैंसिल। तो ये क्या बना लेगा, BaSO4। थोड़ा फास्ट बता दिया क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, फॉर्मूला बनाना, इसलिए थोड़ा फास्ट कर दिया है। बाकी Na के पास कौन जाएगा, Cl, तो ये क्या बना लेगा, NaCl। तो हमारे पास क्या हो गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म में है, AB और CD की फॉर्म में। इससे आप इस तरीके से पहचान सकते हो। BaCl2 Na2SO4 है, मैंने अभी बताया, Ba जाएगा Ba2+ में, क्लोरीन जाएगा Cl- में, Na जाएगा Na+ में, ये जाएगा SO4(2) में। ठीक है, अब प्लस वाला माइनस वाले के पास, माइनस वाला प्लस वाले के पास, तो क्या बना लेगा ये, BaSO4 अभी ऊपर बना के आए हम, तो ये हो जाएगा BaSO4, और यहाँ से फिर से क्या निकाल देगा, ये NaCl। अच्छा, तो मैंने 2 बार एक एग्जाम्पल लिख दिया। ओके, तो इसको ना क्या करो, इसको Cu कर लो, इसको कर लेते हैं हम Cu, तो ये हो जाएगा Cu। तो अब देखो Cu किस में जाता है, Cu जाता है Cu2+ में। BaSO4 तो बन गया, अब Cu2+ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास लिखा हुआ है Cu2+ Cl-, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, 1 इसके पास और 2 इसके पास, तो क्या बन जाएगा, CuCl2। ठीक है, नीचे भी दे रखा है मैंने, तो ये एग्जाम्पल फिर से सेम हो गया। अब इसको हटा ही दो, ठीक है। AlCl3+ में NH4OH, देखो इसमें हमारे पास क्या होगा, Al किस में जाता है, Al जाता है Al3+ में, क्लोरीन किस में जाएगा, Cl- में, NH4 किस में जाता है, NH4+, और OH किस में जाता है, OH-। ये सब मैं आपको लिखवा चुका हूँ वैलेंसी जब पढ़ाई थी आपको। तो प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास। अब ये फॉर्मूला बनाना देख लो एक बार,
Al3 प्लस OH माइनस, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 1, 1 इसके पास, 3 इसके पास, तो क्या बन जाएगा Al पूरा 3 गया है ना, तो ये बन जाएगा AlOH होल थ्राइस, ठीक है। और NH4 प्लस में ये Cl है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या बन जाएगा NH4Cl। एक एग्जाम्पल रिपीट हो गया था तो उसमें मिटा दिया मैंने। बाकी अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल आप एक बार देखें और इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन जो है NCERT के ट्राई करें और एक बार आप जाके देख लें कि किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया, क्योंकि NCERT में क्वेश्चन है पर वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि आपको डिफरेंस बताना है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में। बट आप एग्जाम्पल आप याद रखें, क्योंकि जब भी डिफाइन आती है तो आपको एग्जाम्पल देके वहाँ पर आना है। अब जो हमारे पास है वो है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये ऑन द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट का क्या है, लास्ट है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ये क्या होती है, ऑपोजिट किसकी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। देखो कैसे, कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि उसके अंदर दो सब्सटेंस कंबाइन होकर हमें क्या देंगे, सिंगल सब्सटेंस देंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, एक सिंगल सब्सटेंस वो क्या होगा, वो डिकम्पोज होकर हमें क्या देगा, दो सब्सटेंस देगा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ज़रूरी नहीं है कि एक सब्सटेंस वो हमें सिर्फ दो ही दे, वो दो से ज़्यादा भी दे सकता है। बट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सब्सटेंस जो होता है वो डिकम्पोज होके वो हमें क्या देता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसे हम क्या करते हैं, तीन टाइप से क्लासीफाई करते हैं। पहला जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा यहाँ पे जो इसका क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। और तीसरा जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है लाइट डिकम्पोजिशन, या समटाइम हम उसे बोल देते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछा गया है फोटो डिकम्पोजिशन से, तो हमें उसको बहुत अच्छे से करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन। पहला जो है वो है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब हमारे पास क्या होता है, किससे रिलेट होता है, हीट। किससे रिलेट होता है, हीट। तो जो भी यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा वो किसकी वजह से होगा, हीट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हीट हम क्या देंगे, प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जाम्पल है जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, हमारे पास है CaCO3 सॉलिड, ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम क्या देते हैं इसको, अगर हम हीट करें तो हीट से यहाँ पे ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा। मतलब ये यहाँ पे क्या शो करेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को शो करेगा। तो ये यहाँ पे टूट जाता है किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे वो टूट जाता है CO2 गैस, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे किसका, KClO3, ये होता है पोटेशियम क्लोरेट। अगर हम क्या करते हैं, इसको हीट करें, अच्छा हीट का सिंबल कई बार डेल्टा भी हो सकता है। हीट का सिंबल कई बार हम वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा, रिएक्शन के दौरान। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका भी डिकम्पोजिशन, इसका भी यहाँ पर क्या होगा, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन होने के बाद ये यहाँ पे बना लेता है KCl और यहाँ से क्या रिलीज कर देता है, O2। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2। जब 3 2 का पंगा हो, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई, 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई। अब 2 KCl तो ये, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से। रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड, ठीक है। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट चलते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के ऊपर। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन क्या होती है, यहाँ पर जो भी डिकम्पोजिशन होगा वो किसकी वजह से होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होने वाला है। तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे इसका सबसे जो भी बेस्ट एग्जाम्पल है वो होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास H2O है, H2 हमारे पास क्या, लिक्विड फॉर्म में, अगर हम वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दें, और वहाँ पर क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे बना लेता है H2 गैस और साथ में यहाँ बना लेता है क्या O2 गैस, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि जो भी डिकम्पोजिशन हुआ है किसकी वजह से हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ है। एक और चीज़ यहाँ पर ये है, इसमें एक एक्टिविटी भी है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ सारी एक्टिविटी एक वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 टू जाए कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से, ठीक है। तो अब रिएक्शन हमारे पास क्या हो गई है, बैलेंस। ऐसी अगर एक और एग्जाम्पल लें तो हमारे पास अगर एग्जाम्पल है NaCl का,
NaCl का अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या बना लेता है Na और यहाँ से क्या रिलीज़ कर देता है Cl2। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी किससे कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल थे, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। अब जो नेक्स्ट है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं उसके ऊपर, वो है हमारे पास लाइट या फिर फोटो डिकम्पोजिशन। अब जो हमारे पास है लास्ट क्लासिफिकेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, वो कौन सी है हमारे पास, लाइट और फोटो डिकम्पोजिशन। लाइट और फोटो डिकम्पोजिशन से हमें समझ में आ रहा है कि जो भी चीज़ रिलेट हो, किससे रिलेट होने वाली, लाइट से। और यहाँ पे कौन सी लाइट हम देते हैं, सनलाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि CBSE में काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए हैं। ठीक है, देखो इसमें हम 2 एग्जाम्पल करेंगे और उन्हीं 2 एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है। हमारे पास है AgCl, ये हमारे पास क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। ये कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का। ये एक रिएक्शन है जिसमें आपको कलर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका कलर याद रखना पड़ेगा। और हम यहाँ पे इसको क्या देते हैं, सनलाइट। हमने इसको क्या दे दी, सनलाइट दे दी। और ये यहाँ पे क्या बना लेगा, Ag, और यहाँ पे क्या रिलीज़ कर देगा, Cl2। ये हमारे पास क्या है, सिल्वर। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। अब ये जो मेरे पास सिल्वर है इसका होता है ग्रेइश कलर, इसका कैसा कलर होता है, ग्रेइश। तो क्वेश्चन यही है, एक क्वेश्चन आया हुआ है CBSE में कि आपको बताना है ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट होता है वो बाद में ग्रेइश कलर का हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोजर, मतलब कि अगर हम उसे सनलाइट में छोड़ देते हैं तो वहाँ पे उसका क्या हो जाता है, फोटो डिकम्पोजिशन, और वो वहाँ पे क्या बना लेता है, हमारे पास सिल्वर बना लेता है जो कैसा कलर का होता है, ग्रेइश कलर का। वहाँ पर आपको ये रिएक्शन लिख के आनी है। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ रखा है, लेकिन बट वो इस पे आ रखा है AgBr पे। तो Ag और वो हमारे पास क्या है, AgBr। अब ये हमारे पास क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका कलर होता है पेल येलो। अब आप बोलेंगे सर ये पेल येलो कलर कैसा होता है, पेल येलो कलर ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसमें भी हम क्या देंगे, सनलाइट। इसमें भी हम यहाँ पर क्या देंगे, सनलाइट देने के बाद ये यहाँ पे बना लेगा Ag और यहाँ से निकाल देगा Br2। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिल्वर, जिसका फिर से कलर यहाँ पर कैसा होगा, ग्रेइश। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन। इनके भी कलर होते हैं रेड ब्राउन वगैरह, तो अब वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये और ये कलर ज़्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है और वो आता है इनकी एप्लीकेशन, कि इन जो ये एग्जाम्पल है इनकी एप्लीकेशन क्या है। तो इन दोनों को यूज़ किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इन दोनों को क्या किया जाता है, यूज़। ये एप्लीकेशन भी आपको याद करनी है क्योंकि पेपर में ये भी पूछी गई है। ठीक है, तो इसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब हमारे ये टॉपिक हो गया है। अब हम जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट। ठीक है, अब है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट, ये लास्ट है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का आना और ऑक्सीजन का जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है CuO और प्लस में लिखा हुआ है H2, तो ये यहाँ पे बना लेता है Cu और प्लस में यहाँ पे क्या बना लेता है, H2O। ठीक है, अब देखो, पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था, बाद में ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या कर रहा है, रिडक्शन। अच्छा, एक और बात,
जो भी हम काम करेंगे, अगर हमें कुछ लिखना होगा, किसी चीज़ को बताना होगा, तो किससे बताएंगे? रिएक्टेंट बताएंगे। हमें प्रोडक्ट से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। अब देखो, पहले हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन है, इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है पहले, लेकिन बाद में ऑक्सीजन आ गया, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो H2 हमारे पास क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। अब इसी में बेस हमारे पास 4 चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। कौन कौन सी है वो 4 चीज़ें? सबसे पहला यहाँ पे पूछा जाता है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो वो होता है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हमारे पास क्या होता है? फिर वो पूछेगा आपसे रिड्यूस्ड सब्सटेंस हमारे पास क्या होता है? फिर वो आपसे पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो आपसे एक और चीज़ पूछेगा, और वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलो अब देखो, इसी में देखते हैं। मैंने बताया था जो भी काम करेंगे किसमें करेंगे? रिएक्टेंट साइड पे करेंगे। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? H2। तो हमारे पास ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हमारे पास क्या होगा? H2, ठीक है। रिडक्शन कौन कर रहा है रिएक्टेंट साइड पे? CuO। तो हमारे पास रिड्यूस सब्सटेंस हमारे पास क्या होगा? CuO। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मैंने जिस तरीके से याद किया मैं वो बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे हमारे पास CuO है। अगर ये रिडक्शन कर रहा है, तो अगर ये रिडक्शन करेगा तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए था? रिड्यूसिंग एजेंट। ये अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए था? तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट हम कैसे याद रखेंगे? जो होता है वो नहीं होता, ठीक है। जो होता है वो नहीं होता। इसे रिडक्शन करना चाहिए था, बट ये हमारे पर रिडक्शन नहीं करेगा क्योंकि जो होता है वो नहीं होता। तो ये यहाँ पर क्या शो करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे Cu हमारे पास क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ लिख देंगे हम CuO। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कौन है? हो जाएगा फिर H2। तो हमारे पास ये 4 चीज़ें क्या हो जाएंगी? क्लियर, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना। रिडक्शन, हाइड्रोजन का आना, ऑक्सीजन का जाना, ठीक है। बाकी बता दिया कि जो होता है वो नहीं होता। इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। तो अब हम क्या करते हैं? एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ H2S है, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे 2HCl। मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन क्या होता है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना, और रिडक्शन हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोजन का आना और ऑक्सीजन का जाना, ठीक है। देखो, क्या यहाँ पे कोई ऑक्सीजन है? नहीं। तो आप किसके बेस से बताएंगे? हाइड्रोजन के बेस से बताएंगे। इस सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन था, बाद में हाइड्रोजन नहीं है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये यहाँ पे क्या शो करेगा? ऑक्सीडेशन। Cl2 के पास पहले कोई हाइड्रोजन नहीं था, बाद में हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन का आना क्या होता है? रिडक्शन। तो ये यहाँ पे क्या करेगा? रिडक्शन, ठीक है। तो और मैंने बताया था कि जो होता है वो नहीं होता। अगर ये ऑक्सीडेशन करेगा तो ये हमारे पास क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब लिख देते हैं ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन जो करेगा वही ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे कौन होगा? वो H2S, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं किसको, रिड्यूस सब्सटेंस कौन है? Cl2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको? Cl2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है हमारे पास? Cl2। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कौन है? H2S, ठीक है। अब इसमें देखो ZNO, पहले Zn के पास ऑक्सीजन था, बाद में ऑक्सीजन नहीं है। अब देखो, ऑक्सीजन का जाना हमारे पास क्या होता है? रिडक्शन। तो ये यहाँ पे क्या शो करेगा? रिडक्शन। कार्बन के पास पहले कुछ नहीं था, बाद में इसके पास यहाँ पर ऑक्सीजन है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर ये रिडक्शन कर रहा है, जो होता है वो नहीं होता, तो ये हमारे पास होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब लिख देते हैं ऑक्सीडेशन कौन शो कर रहा है? कार्बन। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन होगा? कार्बन। रिडक्शन कौन शो कर रहा है? ZNO। तो हमारे पास रिड्यूस सब्सटेंस कौन होगा? हमारे पास ZNO। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है? ZNO। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन, ठीक है। इसमें देखो MnO2, पहले
MnO2 है, इसके पास पहले ऑक्सीजन था, बाद में ऑक्सीजन नहीं है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो ये यहाँ पे क्या शो करेगा? रिडक्शन। क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन था, बाद में हाइड्रोजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जो रिडक्शन कर रहा है, जो होता है वो नहीं होता, तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये हमारे पास क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन लिख देते हैं यहाँ पे। तो ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? यहाँ पे HCl। अच्छा, ये 4HCl 2HCl ये नहीं लिखते, सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। रिडक्शन कौन कर रहा है? MnO2, तो हमारे पास कौन हो जाएगा? MnO2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास कौन है? MnO2। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? HCl। ठीक है, तो हमने ये क्या किया? ये सारे के सारे एग्जाम्पल देख लिए। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड नहीं छूटेगा, आप इस क्वेश्चन पे ट्राई कर लेना, क्योंकि CBSE में इसके बारे में पूछ लिया जाता है और इस पे क्वेश्चन आए भी हुए हैं, तो ये बहुत ईजी भी है, तो आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अब हम क्या करते हैं? अब हम एक चीज़ और इसे पढ़ते हैं, दैट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। अब जो हम देखने वाले हैं बहुत छोटे सा टॉपिक है, दैट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ये रेडॉक्स रिएक्शन? ये तो बहुत सिंपल है। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या हो? साइमल्टेनियसली हो, मतलब एक साथ हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? बस सिंपल इस पर डिफाइन ही पूछी जाती है, क्योंकि इस पे पूरा चैप्टर है 11th में। अगर आप साइंस लेंगे तो अगर आप 11th में आएंगे तो आपको वहाँ पे पूरा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। तो अभी इसलिए हमें यहाँ पे बहुत लिमिटेड दे रखा है, तो हमें इसकी डिफाइन पता होनी चाहिए, और वो हम क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या हो? साइमल्टेनियसली अकर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। अब जो टॉपिक है वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन का हमारी लाइफ पे कैसे इफेक्ट होता है? दरअसल ऑक्सीडेशन का हमारी लाइफ पे दो तरीके से इफेक्ट होता है, एक होता है कोरोजन और दूसरा होता है रेंसिडिटी। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास कोरोजन। कोरोजन, देखो कोरोजन में क्या होता है कि हमारे पास कुछ मेटल्स होते हैं, ठीक है, कुछ मेटल होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, या कुछ केमिकल सब्सटेंस की वजह से, और मेनली उसमें क्या होते हैं? एसिड, जिसकी वजह से हमारा मेटल क्या हो जाए? पूरा ईटन अप हो जाए। ईटन अप इन द सेंस कि वो चीज़ें, एयर, मॉइस्चर और केमिकल, वो उस मेटल को क्या करें? खा जाए, खोखला कर दें। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? कोरोजन। देखो इसका जो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आपने देखा होगा कि बाथरूम में अगर हम लोहे के गेट लगाते हैं तो नीचे से जो हमारे लोहे का जो गेट होता है वो वहाँ पे ना खोखला सा हो जाता है, तो वहाँ पे टूट जाता है या फिर वो पूरा ख़राब हो जाता है नीचे से। वो इसलिए होता है क्योंकि नीचे का जो गेट का पोर्शन है वो मेनली किससे कांटेक्ट में आ रहा है? मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है, पानी के कांटेक्ट में आ रहा है, जिसकी वजह से वो चीज़ क्या कर रही है? उस मेटल को ऑक्सीडाइज कर रही है, और उसकी वजह से पूरा मेटल क्या हो रहा है? वहाँ पे ख़राब हो रहा है, पूरा आयरन वहाँ पे क्या हो रहा है? ख़राब हो रहा है। ऐसे ही जो हमारे पास आयरन के ब्रिजेस होते हैं, जो पुल होते हैं, वहाँ पे भी रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है बहुत कॉमन होता है। तो अगर वहाँ पे उस पुल पे अगर वहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ज़्यादा हो गया तो हो सकता है कि वो पुल क्या हो? नीचे गिर जाए, और अगर वो लोहे का पुल नीचे गिरे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रेजेडी हो सकती है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि वहाँ पे टाइम टू टाइम उन पुल पे, जो भी पुल होते हैं लोहे के, आयरन के जो वहाँ पे होते हैं, उनको क्या किया जाता है? टाइम टू टाइम उनको वहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाया जाता है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन से हम कैसे बचा सकते हैं? तो उसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। वैसे तो तरीके काफ़ी सारे हैं, क्योंकि जब हम मेटल नॉन मेटल करेंगे तो वहाँ पे हम बहुत सारे तरीके पढ़ेंगे, बट आप अभी यहाँ पे से दो तरीके याद रख लो। और सबसे पहला हम क्या करते हैं कि हमने देखा होगा कि हमारे घर में जो लोहे के जो गेट होते हैं उनको पेंट कर दिया जाता है। तो पेंट की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास आयरन है, और आयरन और मॉइस्चर या फिर जो भी केमिकल है उसके बीच में कौन आ गया? पेंट। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा, उन किसको नहीं जाने देगा? एयर, जो भी एयर है, मॉइस्चर है, उसको डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं जाने देगा उस मेटल आर्टिकल के।
जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे क्या प्रिवेंट हो जाएगा, कोरोजन। दूसरा हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि अगर हम क्या करें, कुछ आयरन आर्टिकल जो होते हैं उन पे ग्रीसिंग कर दें या लुब्रिकेंट लगा दें या ऑयल लगा दें, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो ये एयर, मॉइस्चर और केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं ये उससे कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं और वहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रिवेंट। अब पेपर में कैसे आएगा, पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपको डिफाइन करना है कोरोजन, क्योंकि कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों की डिफाइन, एक तो एनसीईआरटी दोनों के जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ से किस तरीके से पूछा गया है तो उसमें डिफाइन ही पूछी गई है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो आपके पास कोरोजन और जो रेंसिडिटी है, रेंसिडिटी को थोड़ी देर में देखेंगे, पहले कोरोजन की बात करते हैं। तो कोरोजन में हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास कोरोजन होगा, आप वहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल दे के आएंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल देने के बाद आप वहाँ पे लिख देंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो बेस्ट एग्जांपल है किसका, कोरोजन का। पहले कोरोजन की डिफाइन, फिर उसका एग्जाम्पल, और साथ के साथ वहाँ पे रिएक्शन लिखनी है कोरोजन की। किसकी, कोरोजन की, रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो आप ये जो रिएक्शन है इसको आपको लिख के वहाँ पे आनी है, ठीक है। और अगर आपसे पूछते हैं कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो आप वहाँ पे बता देना कि अगर हम पेंट को अप्लाई कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, ये सब। और भी मेथड होते हैं, गैल्वेनाइजेशन, टिन प्लेटिंग, ये सब हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल के अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं किसके ऊपर, रेंसिडिटी। देखो ये दोनों टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2015 पे इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इस पे जो क्वेश्चन है वो आते ही रहते हैं, तो ये भी टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रेंसिडिटी में क्या होता है, रेंसिडिटी में क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम क्या कर, देखो आपने देखा होगा कि अगर हम जो खाना है, अगर हम खाने को बाहर रख दें कुछ टाइम के लिए, अगर हम रात में बाहर छोड़ देते तो हमारा खाना सुबह तक क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। उसमें से हमें बहुत अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और हमें वहाँ पे जो खाना होता है कैसा होता है, ख़राब, उसे दोबारा खा नहीं सकते। और अगर तुम्हारी मम्मी ने तुमको बोला हो कि रात में सोने से पहले वो खाना तुम अंदर रख देना और तुमने वो खाना उठा के नहीं रखा हो, फिर सुबह जो खाना है वो फिर तुमको ही खाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काम मत करना, जो बोला गया उसे टाइम से उठा के रख देना। तो होता क्या है, अगर हम फूड को अगर हम बाहर रख देते हैं तो वहाँ पे जो एयर है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है कि वो उससे रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन होता है। तो इस एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो फूड है वो वहाँ पे ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे हमें अनप्लेजेंट, बहुत ही अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है उस फूड के अंदर, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है। अब रेंसिडिटी को अगर हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है, तो उसके हमारे पास कुछ तरीके हैं। तो हम अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारे पास तरीका ये होता है कि हमारे पास जो भी फूड आर्टिकल है उसको हम क्या करें, एक रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दें। आपको पता है कि अगर हम खाना जो होता है रात का उसे हम क्या रखते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में रखने से होता क्या है कि वो जो एरियल ऑक्सीडेशन है, जो रेंसिडिटी है, वो उसका रेट, जितनी तेज़ी से उसका ऑक्सीडेशन होना था वो रेट वहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज़। और हमारा जो फूड है वो काफ़ी टाइम तक फ्रिज के अंदर क्या रहता है, फ्रेश रहता है और खाना हमारा वहाँ पे ख़राब नहीं होता। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आपने देखा होगा कि कुछ अगर हम चिप्स के पैकेट लेके आते हैं तो चिप्स के पैकेट जो अगर हम वहाँ पे लेके आते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उसमें गैस भरी होती है। अब वो गैस कौन सी होती है, वो गैस दरअसल वो कौन सी होती है, हमारे पास नाइट्रोजन गैस होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम नाइट्रोजन गैस ही क्यों फिल करते हैं, कि पोटैटो चिप्स के अंदर हम कौन सी गैस फिल करते हैं, ये भी पूछा जाता है। या ये पूछा जाएगा कि पोटैटो चिप्स के अंदर या चिप्स पैकेट के अंदर हम कौन सी गैस को फिल नहीं करते हैं और कौन सी गैस को फिल करना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। तो अगर हम देखें पोटैटो चिप्स के अंदर तो उसके अंदर क्या किया जाता है, वहाँ पे हम नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं। क्यों, दो रीज़न है, दो रीज़न इन द सेंस वहाँ पे ये है कि नाइट्रोजन जो गैस है वो हमारे फूड स्टफ से कंबाइन नहीं होता। दूसरा हम यही भी लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस क्या होती है, वहाँ पे अनरिएक्टिव है, ठीक है। तो इस वजह से हम किसको फिल करते हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं हमारे पोटैटो चिप्स के अंदर या चिप्स के पैकेट के अंदर क्या करते हैं, फिल करते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि हम ऑक्सीजन को क्यों नहीं फिल कर सकते, क्योंकि भैया ऑक्सीजन को फिल कर दिया तो वहाँ पे वो क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन। और हम कर ही क्या रहे, हम उसे प्रिवेंट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन से, तो हम ऑक्सीजन को थोड़ी फिल कर सकते हैं। तो इसलिए हम ऑक्सीजन गैस को उसके अंदर फिल
नहीं करते हैं हमारे पास कि अगर हम क्या करें, हमारे पास जो भी हमारे पास फूड है उसको, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे कुछ अचार वगैरह होते हैं तो मम्मी बोलती हैं कि उसको एक कंटेनर में लेती हैं और उसको बहुत टाइटली कपड़ा लगा के पैक कर देती हैं। तो वो इसलिए किया जाता है ताकि वो जो पूरा कंटेनर वो क्या वो एयर टाइट पैक हो जाए, मतलब उसके अंदर कोई भी एयर ना जा पाए। अब जब एयर नहीं जाएगी तो वहाँ पे कोई भी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और हम उसे प्रिवेंट कर लेंगे फ्रॉम रेंसिडिटी। ठीक है। और लास्ट है कि अगर हम क्या करें कि उसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट डाल दें। अगर हम उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं तो उससे भी क्या होता है कि हम जो ऑक्सीडेशन का रेट है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एक और होता है कुछ कुछ फूड स्टफ्स या कुछ कुछ हमारे पास जो खाने के प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अगर हम सनलाइट में रख देते हैं तब भी वहाँ पे क्या हो जाता है, उनका रेंसिडिटी हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें सनलाइट में कुछ जो भी फूड स्टफ़ है जिससे जो सनलाइट से अफेक्ट हो जाते हैं उनको सनलाइट में एक्सपोज नहीं करना चाहिए, मतलब कि सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। ठीक है। तो अब ये चैप्टर हमारा हो चुका है ख़त्म। अब आप क्या करें, एनसीईआरटी को खोलें, उसके सारे क्वेश्चन कर ले, और अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो आप उस पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसको ट्राई करें। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं और समझा दिए किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। और बस ये है कि आपको अपने आप को कंटिन्यू रखना है और आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है और चीज़ों को बार बार मल्टीपल रिवीजन देनी है। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।